हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सारंस कार्तिक क्लासेस। तो आज के इस प्यारे से ब्यूटीफुल से सेशन के अंदर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यानी आयनिक बॉन्ड का हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसमें हम स्टेबिलिटी और एनर्जी के बारे में बात करेंगे। भाई, जब कोई आयनिक बॉन्ड बनता है तो कैसे वो स्टेबल होता है और क्या क्या एनर्जीज इन्वॉल्व होती है जब कोई आयनिक बॉन्ड बनता है। इस पार्ट पर आने से पहले हम थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि भाई आयनिक बॉन्ड था क्या और हमने उसमें क्या क्या बातें पढ़ी थी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो आयनिक बॉन्ड दरअसल एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें जो एक स्पीसीज होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और एक स्पीसीज उस लूज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है ना। और उनके बीच में एक फोर्स आती है जिसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही दरअसल आयनिक बॉन्ड होता है। तो जैसे कि हमने स्टार्ट करा था भाई एक एग्जांपल से सोडियम और क्लोरीन के। हमने लिया था सोडियम, जिसमें हमारे पास देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, यानी नेट चार्ज 0 था। जब भी उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा तो सॉरी उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो बना आयन। अब जब चार्ज या तो गेन हो, अब यहां पर चार्ज क्या हुआ है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पर गेन हुआ है, या लूज हो, इट मींस एक नेगेटिव चार्ज आए, नेगेटिव में चार्ज आए। कभी भी किसी स्पीसीज पे चार्ज आता हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज आए या फिर नेगेटिव चार्ज आए, तो वो जो स्पीसीज तैयार होती है उसको कहते हैं आयन। यानी इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, इलेक्ट्रॉन के या तो लूज करने से या तो गेन करने से जब भी कोई स्पीसीज का निर्माण होता है उसको कहते हैं आयन। अभी फिलहाल ये आयन बनाया। अब अगर वो पॉजिटिव चार्ज अगर उस पर आया है तो वो कैटायन बोला जाएगा, नेगेटिव आया तो एनायन बोला जाएगा। जैसे कि हमने क्लोरीन की बात करी थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अभी बराबर है। हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से निकला था उसको इसमें हमने गेन करवाया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी तो नेट नेगेटिव चार्ज पे इंक्रीज कर गया और ये बना Cl-। और यहाँ पर हमने बात करी थी कि कोई एटम अगर लूज करता है इलेक्ट्रॉन को तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, नाम बनता है कैटायन, और जब वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो वो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज और वो बनता है एनायन। फिर हमने बात करी थी कि अब क्योंकि एक पर पॉजिटिव आया है एक पर नेगेटिव आया है, अब क्योंकि पूरी रिएक्शन ही एक छोटे से चैम्बर में हो रही होगी तो इनके बीच का डिस्टेंस काफी कम होता है, तो एक फोर्स आ जाती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तभी आती है जब हमारे पास दो चार्जेस होते हैं और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। अब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है फोर्स बहुत कम होगी, और जब डिस्टेंस बहुत कम होगा तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाती है। अब क्योंकि डिस्टेंस कम होता है तो इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण ये एक कंपाउंड बना लेते हैं NaCl, और इसी को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। यही कहलाया जाता है आयनिक बॉन्ड। तो आई होप छोटे से रिकैप से हमने पूरी कहानी को रिकैप कर लिया था। अब हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड में क्या क्या एनर्जी इन्वॉल्व होती है, उसके बाद ही हम स्टेबिलिटी पर आ पाएंगे। तो अब हम देखते हैं हम क्या क्या एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं जब कोई आयनिक कंपाउंड बनता है। तो मेजर जो एनर्जीज होती हैं जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन, सब्लिमेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये 5 प्रकार की एनर्जीज होती हैं जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं। अब इसमें कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, लाइक हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये एनर्जी इनडायरेक्टली फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होती है। दरअसल ये एनर्जी को डिफाइन इस तरह करा जाता है कि जब भी हमारा 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है प्योर स्टेट ऑफ मेटल से और एक प्योर या स्टेबल स्टेट ऑफ हमारे नॉन मेटल से। तो आयनिक बॉन्ड हमने देखा था भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बन रहा है। अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स वो अपनी स्टेबल या प्योर स्टेट में है और जब वो कंबाइन होकर के सॉलिड स्ट्रक्चर का आयनिक कंपाउंड बनाते हैं 1 मोल, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब ये पार्ट सुनने में कितना आसान था, यानी ये कुछ इस प्रकार है कि मैंने एक बीकर लिया, एक बीकर में मैंने फॉर एग्जांपल मैं NaCl का एग्जांपल लेता हूं, एक बीकर में मैंने सोडियम का टुकड़ा डाल दिया और एक बीकर में मैंने क्लोरीन गैस डाल दी। अब दोनों को एक जगह करा, यानी मैंने एक ही बीकर में सोडियम डाला उसी में मैंने क्लोरीन गैस डाल दी, तो हमारा NaCl बन गया और नेट जो एनर्जी हीट निकली, नेट जो हीट रिलीज हुई वही हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन है। अब इस बात को कैच करना, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ सोडियम से NaCl के बनने तक का, इसके बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में अपनी अलग अलग एनर्जीज निकलती हैं। वो होती है सब्लिमेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, आयनाइजेशन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी ये 4 ऐसी रिएक्शंस है जो कि इन्वॉल्व होती हैं हमारे पास उस प्रोसेस के दौरान, और फाइनली जब प्रोडक्ट बना उसके दौरान, और जब नेट फाइनल एंड पर जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब एक रिएक्शंस के थ्रू इस पूरे पार्ट को एक बार दोबारा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं।
चलो इसको अच्छे से समझते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ NaCl का ही, और फिर अलग अलग एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं पहले लेता हूँ NaCl का एग्जांपल। अब हुआ क्या, मैंने क्या लिया, सोडियम लिया, और इसको मैंने फिलहाल सॉलिड स्टेट में मैंने एक सोडियम ले रखा है। फिर मैंने क्लोरीन गैस ली। अब मैंने क्या कहा, हमारे पास जो स्पीसीज होगी यानी मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होंगे, वो या तो स्टेबल स्टेट में होंगे या अपनी जो नॉर्मल एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं, जो इन्वायरमेंट में जिस तरह पाए जाते हैं हमने उस तरह लिए हैं। सोडियम अकेला पाया जाता है सॉलिड की फॉर्म में, और क्लोरीन Cl2 के साथ, अकेला क्लोरीन नहीं पाया जाता, Cl2 दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं गैसेस फॉर्म में। तो मैंने ऐसे ही ले लिया। अब हुआ क्या, यहां से बना सोडियम NaCl, वो भी सॉलिड। अब नेट जो हीट निकली इस प्रोसेस के दौरान, नेट जो हीट निकली इनके एलिमेंटल फॉर्म के बनने से, उसको कहा हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम डेल्टा HF से डिनोट करते हैं। ये है मेरे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब ये प्रोसेस इतना आसान नहीं था। अब इस प्रोसेस के दौरान देखो, ये एक सिंपल पार्ट है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, लेकिन दरअसल ये सिंगल स्टेप नहीं होती, मल्टीपल स्टेप्स अंदर हो रहे होते हैं एटॉमिक लेवल पर। हमें उसे जानने की कोशिश करनी है, भाई एटॉमिक लेवल पर क्या हो रहा होगा। दरअसल ये रिएक्शन तो बड़ी फास्ट रही, लेकिन हम क्या करते हैं, और भी ज्यादा डीप जाते हैं और समझते हैं कि इन रियलिटी हुआ क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से समझे तो एक नॉर्मल सोडियम के सॉलिड स्टेट से हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल सकते, राइट। अभी हमने जो दो एनर्जीज लिखी, मैं एक बार उनके नाम लिख लेता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी, और एक हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं, एफिनिटी। अब अगर ये दो रिएक्शंस इन्वॉल्व ना हो तो कभी भी आयनिक बॉन्ड बनेगा ही नहीं। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो इन एनर्जीज का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन दोनों ही एनर्जी तब डिफाइन होती है जब हमारे पास कोई स्पीसीज गैसियस फॉर्म में हो। ये बहुत बड़ी बात है। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इसको कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो एनर्जी होती है जब वो तब इन्वॉल्व होती है जब एक इलेक्ट्रॉन को हम किसी एटम के सेल से निकालते हैं। अब यहां पर कैच पकड़ना, एटम निकालने की बात हो रही, इलेक्ट्रॉन के निकालने की बात हो रही है। वो हम किस में से निकालेंगे, भाई जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इट मींस सोडियम। यही सोडियम के केस में इन्वॉल्व होगी आयनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने में कितनी एनर्जी कोई सिस्टम रिलीज करे, मोटी मोटी बात पर, कि भाई एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करते समय कितनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और वो कौन करेगा, ऑब्वियस बात है जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, और यहां पर क्लोरीन ही है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इट मींस ये यहां इसके लिए इन्वॉल्व होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। गॉट इट। अब आराम आराम से समझते हैं इस बात को। लेकिन दोनों ही केस तभी इन्वॉल्व होंगे जब गैसेस, हमारे पास दोनों ही स्पीसीज गैसेस फॉर्म में होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले क्लोरीन तो हमारे पास गैस में है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोडियम को गैस में कन्वर्ट करते हैं। अब गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, तो उसी एनर्जी का नाम होता है सब्लिमेशन। अभी हमने देखी थी ना सब्लिमेशन एनर्जी। तो हमें रिक्वायर्ड होती है सब्लिमेशन एनर्जी की, और ये सोडियम कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में, राइट। अब मुझे इसमें सॉरी अब मुझे सोडियम में से निकालना है एक इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों मुझे देनी क्यों पड़ेगी, अब ये बात थोड़ी सी समझते हैं साइड में। यहां पर ऊपर इस बात को देख लेते हैं। जब भी हम किसी एटम से, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एटम है और उसके पास ये से प्रोटॉन है और ये मेरे पास सेल्स है। अगर मुझे इस वाले इलेक्ट्रॉन, ये इसकी आउटर मोस्ट सेल, अगर मुझे इससे ये इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे इसको देनी पड़ेगी एनर्जी। जैसे कि बोर साहब ने कहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरी सेल तभी जा सकता है या तो वो एनर्जी को गेन करे या तो लूज करे, राइट। अब इस सेल की एनर्जी इसके मुकाबले कम है, यानी अगर मैं नंबरिंग दूं तो 1 और ये 2, तो एनर्जी ऑफ 2 सेल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 1। यानी अब इस एनर्जी में बैठने वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी वही होगी। यानी अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस वाली सेल में जाना है, यानी सेकंड सेल में जाना है, मैंने नाम दे रखा है, इस सेल मुझे अगर ले जाना है तो ऑब्वियस बात है उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, और इतनी कि उसकी एनर्जी E2 के बराबर हो। बात समझ में आई। लेकिन मुझे तो अंदर थोड़ी घुसाना, उसको तो बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने का मतलब होता है इसे इन्फानाइट सेल में ले जाना। अगर हम और डीप जाए तो इसका मतलब होता है ये इन्फानाइट सेल में, यानी हर एटम की एक इन्फानाइट सेल होती है, उस सेल में इसको ले जाना। इसका मतलब मुझे
इससे इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी कि इसकी एनर्जी इन्फानाइट के बराबर हो। ऑब्वियस बात है, जैसे जैसे सेल आगे बढ़ती जाएंगी एनर्जीज भी इंक्रीज करती चली जाएंगी, यानी इन्फानाइट सेल की जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी E1 से। इसका मतलब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इन्फानाइट सेल में जा पाए। कॉमन सेंस। तो इसलिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी की कहानी आती है कि आयनाइजेशन एनर्जी, ये एनर्जी हम देते हैं, एटम को देते हैं ताकि उसका जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और फाइनली उस सेल को छोड़ करके इन्फानाइट सेल में चला जाए, जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं कि उस एटम को ही छोड़ करके चला जाए। सिंपल। अब इस बात पर आते हैं। अब मुझे इस सोडियम से, उसका आउटर मोस्ट सेल से वो इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अब ये गैसेस फॉर्म में भी है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी यहां पर डिफाइन है। तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा। मैंने क्या दी, इसको आयनाइजेशन एनर्जी दी, आई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और आयनाइजेशन एनर्जी, तो अब ये क्या हो गया, Na+। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि भाई जब एक इलेक्ट्रॉन को निकला तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है और ये हमारे पास कैटायन बन जाता है। अब ये गैसेस फॉर्म का कैटायन बन चुका है। अब बस इसे किसी तरीके से कोई नेगेटिव चार्ज चाहिए, नेगेटिव बंदा चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस से देखो तो गैसेस फॉर्म में कोई भी एलिमेंट अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। रीजन, दोनों ही केस में हमने एनर्जी दी है, यानी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हुई है। जब भी सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है वो सिस्टम हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट्स स्टेबिलिटी, क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है जब सिस्टम के पास एनर्जी आ जाती है। तो अभी इस दोनों ही केस में एनर्जी हमने दी है, तो इसको हमने पॉजिटिव से डिनोट करा। हमने एनर्जी दी है, सिस्टम की बहुत ज्यादा है, ये सोडियम के पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई इस टाइम पर, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अब हम क्या करते हैं दूसरी साइड। अब ये सारे काम जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, ये एक रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो रहा होगा, साथ साथ सारे काम हो रहे होंगे अगर ध्यान देखें। तो मैंने क्या करा, इस क्लोरीन में, अभी 2 क्लोरीन है, मुझे तो सिंगल क्लोरीन की बात करनी है, क्योंकि एक सोडियम के साथ 2 क्लोरीन तो नहीं जुड़ते, एक सिंगल जुड़ता है। यानी अभी जो क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, पहले मुझे ये तोड़ना पड़ेगा। इस पर भी आएंगे कौन सा बॉन्ड है इनके बीच, दरअसल देखें तो कोवलेंट बॉन्ड है, उसके बारे में हम आराम से बाद में बात करेंगे डिटेल में। लेकिन हम यहां समझते हैं ये 2 क्लोरीन है, इनमें से एक क्लोरीन को मुझे निकालना है किसी भी तरीके से। तो मैं इसको दूंगा डिसोसिएशन एनर्जी। इसको कहा गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे कि मैंने यहां पर, अगर हम देखो तो लिखा हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो वही मैंने यहां पर इस क्लोरीन को दी है। अब ये एक सिंगल क्लोरीन बन चुका गैस। अब यहां पर सब्लिमेशन नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी गैस है हमारे पास, राइट। अब मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन को, अब ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम से आया होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन मुझे इस क्लोरीन के अंदर डालना है, इसको गेन करवाना है। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को यहां पे समझ लेते हैं कि भाई यहां पर क्या कहानी है, इस छोटे से पार्ट में समझते हैं। भाई अगर मेरे पास एटम है, लाइक कि क्लोरीन का एटम, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, ये कोई भी एटम मान लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसका मतलब इन्फानाइट सेल का मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम से आया होगा वो इसकी इन्फानाइट में आया होगा। ऑब्वियस बात है, इन्फानाइट सेल है, इन्फानाइट मत समझो कि भाई बाहर कहीं घूम रहा होगा, मान लो बाहर कहीं घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन, ये वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से हमने निकाला था, मुझे इसे यहां ले जाना है। इस समय इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत 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 ज्यादा है। ये इसको मैं नाम देता हूं E1, इसको इन्फानाइट सेल। इस समय इन्फानाइट सेल की एनर्जी ग्रेटर है E1 से, यानी अगर मुझे इसको इस वाली सेल में ले जाना है तो इसको एनर्जी निकालनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी E1 के बराबर करनी पड़ेगी। वो तब होगी जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है कोई एटम तो एनर्जीज रिलीज होती है। ये एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी बाहर आती है। और ऑब्वियस बात है, जब किसी सिस्टम की एनर्जी रिलीज होती है वो सिस्टम स्टेबल होता है। रीजन, जब एनर्जी निकलेगी सिस्टम की एनर्जी घट जाएगी। और ये रिलेशन आप सबको पता होगा कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, या उल्टा भी कर सकते हैं, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। स्टेबिलिटी यानी जब किसी सिस्टम की, या फिर कैसे लिख लो, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी जब भी एनर्जी सिस्टम की घटेगी उस सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो हमने क्या करा, यहां पर क्लोरीन को दी एनर्जी। अब वो जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको अगर हम इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड इन 1 मोल ऑफ एटम। इस तरह डिफाइन किया जाता है कि जब 1 मोल एटम के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करवाते हैं, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो हमने यहां पर दी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने यहां पर दी। अब ये क्या बन गया, Cl माइनस गैसियस फॉर्म में, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज हो चुका है, यानी सॉरी गेन हो चुका है इसमें। अब उसी चैम्बर में, उसी बीकर में मेरे पास है क्लोरीन भी, मेरे पास है सोडियम भी, क्लोरीन भी और मेरे पास
सोडियम भी। अब ये सोडियम गैसेस फॉर्म में रिएक्ट करता है क्लोरीन के नेगेटिव गैसेस फॉर्म से और आपस में मिलता है, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब ये बात समझने वाली है थोड़ी सी। अब ये जब बॉन्ड बनाते हैं ना, और जब कंपाउंड बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि वो गैसेस फॉर्म में है। समझो वो गैस, हाँ यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आ जाएगी तुरंत इनके बीच क्योंकि डिस्टेंस कम है, आपस में बॉन्ड भी बना लेंगे, लेकिन उस समय जो फॉर मिनट ऑफ सेकंड बहुत छोटे टाइम के लिए जो कंपाउंड बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि गैसेस फॉर्म में। अब क्या करते हैं ये दोनों और अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं ताकि ये सॉलिड स्टेट में जा पाए, क्योंकि इन्हें दिख रही है कि अगर ये सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाएंगे। और इस दुनिया का सिद्धांत है, हर कोई सिस्टम इस पूरी वर्ल्ड में, यूनिवर्स में स्टेबिलिटी को गेन करने की तरफ भागता है, कुछ भी ऐसा करना चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। सिंपल बात। तो ये अभी अनस्टेबल है, दोनों के दोनों अनस्टेबल है। आप कहेंगे भाई क्लोरीन तो स्टेबल हो गया है, वो अलग बात है, लेकिन क्लोरीन स्टेबल हुआ ठीक है, लेकिन हम मोटे तौर पर देखें तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ भी तो आया है, एक इलेक्ट्रॉन भी तो आया है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन भी तो हुई है इंटरनल लेवल पर। अगर हम सेल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हुई है, और वो रिपल्सन के कारण ये परेशान भी है थोड़ा सा, भले स्टेबल हुआ लेकिन परेशान भी तो है, चुकाना भी तो उस स्टेबिलिटी के लिए इसने उसे कुछ चुकाना भी तो पड़ा, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा। अब इनके इंटरनल लेवल पर दिक्कत हो गई है। अगर मैं सोडियम की बात करूं, ये भी स्टेबल हो गया मानता हूं, हालांकि इसमें हमने काफी एनर्जी है, हाईली अनस्टेबल पहले से ही है। और दूसरा जो एक इलेक्ट्रॉन गया है इसका साइज श्रिंक हो गया, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ी, वो बढ़ी तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को और खींच लिया अपने अंदर, और ये और श्रिंक हो गया, छोटा हो गया। इसे फिर भी दिक्कत है। तो जब ये आपस में जुड़े तो हमेशा ध्यान रखना, ये कहा जरूर जाता है कि कोई एटम स्टेबिलिटी को गेन करता है, ऑक्टेट रूल करता है, पर इन शॉर्ट वो टाइम बिंग वो ऑक्टेट रूल तो बना लेता है कि हाँ भाई वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या फिर लूज कर देगा, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा बोझ आता है ना उससे भी वो परेशान हो जाता है। ध्यान से समझे तो वो उससे भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं जब वो कंपाउंड्स बनाते हैं ना, वो तब स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी परेशानी वो क्लोरीन हर लेता है, हर क्लोरीन की परेशानी ये सोडियम हर लेता है, तो दोनों आपस में आकर के खुश रहते हैं, तो आपस में इन शॉर्ट ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं। अब जो गैसेस बॉन्ड है वो होते हैं हमेशा हमारे वीक। तो अब ये क्या करेगा, कुछ और अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसका भी नाम भी बताऊंगा, लेकिन वो एनर्जी रिलीज होने के बाद फाइनली बनेगा NaCl सॉलिड। क्या बनेगा? NaCl सॉलिड। ये है एटॉमिक लेवल का केस। अब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हुआ फिर? तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो पूरा प्रोसेस हुआ एटॉमिक लेवल पर, इसमें एनर्जी गेन हुई, लूज हुई, सब कुछ मिक्स कर कुरा के जो नेट एनर्जी रिलीज हुई वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन। समझो, हमने सोडियम का टुकड़ा लिया, क्लोरीन लिया, डाला, रिएक्शन हुई तो हमारा सोडियम क्लोराइड बना, इट मींस हमारा सोल्ट बना। अब ये जो पूरा एटॉमिक लेवल, इंटर एटॉमिक लेवल पर जो भी कहानी हुई, सब्लिमेशन एनर्जी आई, आयनाइजेशन आई, गेन हुई, लूज हुई, जो भी कुछ हुआ, सब कुछ हो के गेन करके लूज करके नेट जो एनर्जी रिलीज हुई सोल्ट बनने के बाद, नेट एनर्जी जो मुझे एब्जॉर्ब, मुझे जो फील हुई, वो हुई हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम इस तरह सिंपल लेवल पर समझ सकते हैं। हालांकि डेफिनेशन थोड़ी अजीब है, लेकिन इसको इस तरह सिंपल लेवल पर समझा जा सकता है। और अगर मैं बात करूं, अब ये जो नेट एनर्जी निकली है ना, जब कोई गैसियस कैटायन, गैसियस एनायन आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद जब वो सॉलिड क्रिस्टल में कन्वर्ट होते हैं तो कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं। इस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज हुई उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। इसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इसको कहते हैं हम क्या? लैटिस एनर्जी। वो एनर्जी है तब गैसेस कैटायन, गैसेस एनायन जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद एनर्जी को रिलीज करते हैं ताकि वो सॉलिड क्रिस्टल्स बना पाए। और उस सॉलिड क्रिस्टल्स बनाते वक्त जो एनर्जी रिलीज हो गई, आयनिक कंपाउंड, सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाते हुए जो एनर्जी रिलीज हुई नेट, उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या कहा हमने? लैटिस एनर्जी। अब जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको मैं नेगेटिव से शो करता हूं, जो मैंने गेन मतलब इनको दिया उनको पॉजिटिव से शो करता हूं। जैसे डिसोसिएशन मैंने दिया ताकि बॉन्ड टूटे तो पॉजिटिव हो गई, ये रिलीज हुई है तो नेगेटिव हो गई, और एंड में ये भी रिलीज हुई है तो ये भी हमारे पास नेगेटिव हो गई। वैसे तो इस पूरी साइकिल को कहा जाता है बॉन हेबर साइकिल। पूरी साइकिल को कहा जाता है बॉन हेबर साइकिल, लेकिन ये वाला टॉपिक थोड़ा अलग है, इसको आराम से बाद में समझेंगे। फिलहाल सिंपल शब्दों में इस बात को समझते हैं कि भाई एक आयनिक बॉन्ड बना कैसे और क्या क्या एनर्जीज इन्वॉल्व हुई। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस फील हुआ होगा। अब एक छोटा सा डिफरेंस है, उसके बाद हम
आगे बढ़ते हैं। छोटे सा डिफरेंस या छोटा सा कंफ्यूजन जो बच्चों को हो जाता है कि भाई लेटिस एनर्जी और फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या अंतर हुआ, ये भी निकल रही है एंड में, ये भी निकल रही है। समझो, हीट ऑफ फॉर्मेशन तो भैया वो एनर्जी है जब हमने सॉलिड और मतलब नॉर्मल प्योर स्टेट यानी कि स्टेबल स्टेट में जब रिएक्शंस हुई, जो नेट एनर्जी निकली जो हमें फील हुई, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन हुआ। लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन वो टोटल फाइनल एनर्जी जो निकल गई, गेन गुन करके सब निकल गई, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है। लेकिन रिएक्शन जब इंटरनल लेवल पर जो रिएक्शंस हुई उनमें जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई, उस केस में जब गैसेस कैटायन एनायन जुड़े और वो सॉलिड बने, उस समय जो नेट एनर्जी निकली उसको कहा गया लेटिस एनर्जी। यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन इन सभी एनर्जीज का सम या जोड़ या डिवाइड या माइनस वगैरह है। कैसे है? यानी जो टोटल हीट ऑफ एनर्जी है हमारे पास है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो टोटल है, इस केस में बात कर रहा हूं मैं, इस केस में अलग अलग कंपाउंड्स, अलग अलग यानी कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होगी, इनमें अलग अलग रिएक्शंस इन्वॉल्व होगी। एग्जांपल के वैसा ऐसा होता नहीं है, पर एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। एग्जांपल के लिए कि मान लो अगर दोनों गैसेस हमारे पास स्पीसीज हैं तो उसमें सब्लिमेशन होगी ही नहीं, तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं होगी, ऑब्वियस बात है। तो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अपना अलग अलग जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा, अलग अलग हीट ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन हुआ, सबसे पहले हमने सब्लिमेशन एनर्जी दी जो कि पॉजिटिव थी, मैं पॉजिटिव लगा रहा हूँ इसके आगे। फिर मैंने आयनाइजेशन की बात करी, फिर इसमें डिसोसिएशन की बात करी, डिसोसिएशन भी आ गई, फिर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आ गई, नेगेटिव थी ये ध्यान रखना, फिर लैटिस एनर्जी भी आ गई। तो ये पूरा प्रोसेस मिलजुला ये जो पूरा माइनस प्लस माइनस जो हुआ, ये टोटल एनर्जी, नेट एनर्जी निकली, वो हुई हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब थोड़ी अंग्रेजी पर आ जाते हैं। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, सॉलिड आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम देयर एलिमेंटल और प्योर स्टेट ऑफ स्पीसीज। अब प्योर स्टेट स्पीसीज मतलब जो हमारे पास जो प्योर स्टेट में स्पीसीज पाई जाती हैं, उनके रिएक्शन से नेट जो एनर्जी निकलती है 1 मोल हमारे पास कंपाउंड बनने के बाद, वो होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। आई होप आपको पूरा एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और ये वीडियो की लेंथ काफी बढ़ गई है एनर्जी से तो हम स्टेबिलिटी वाला पार्ट नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसके, जिसमें हम पूरी स्टेबिलिटी, कोई आयनिक कंपाउंड कब ज्यादा स्टेबल होता है, कब कम स्टेबल होता है, उस सारी कहानी को हम देखेंगे। उसके बाद आयनिक बॉन्ड में हम आगे बढ़ जाएंगे, जिसमें हम एक बहुत मेजर रूल देखने वाले हैं, फजान्स रूल। और आई थिंक इसके बाद छोटे मोटे टॉपिक्स और होंगे और हमारा आयनिक बॉन्ड रैप अप हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने कोवेलेंट पर, बाकी अपनी कहानी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सारी कहानी समझ में आई होगी, भाई क्या क्या एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, कैसा आयनिक बॉन्ड बनता है, कैसे नहीं बनता, और सारे डाउट भी क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट बचा है कि भाई ये वाला टर्म समझ नहीं आया, ये वाला टर्म समझ में नहीं आया, तो जरूर आप नीचे कमेंट पे आप अपना डाउट टाइप कर सकते हो और मैं आपको इंस्टेंटली उसका आंसर दे दूंगा, या फिर एक सोर्स के थ्रू भी आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।